नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग मध्यकालीन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन का। और इससे पहले की सारी वीडियो मध्यकालीन की प्लेलिस्ट में आप मध्यकालीन जाकर के चेक करके उस पर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग गयासुद्दीन बलबन की शुरुआत करते हैं। और गयासुद्दीन बलबन को एक बेहतरीन ट्रिक के द्वारा हम बताएंगे आपको, जिससे आपका पूरा बलबन पूरी तरह से कंप्लीट नजर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक उसको बढ़िया से पढ़ा ना जाए तब तक उसका अस्तित्व समझ में नहीं आता है। तो आइए हम लोग गयासुद्दीन बलबन को पूरी तरह से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गयासुद्दीन बलबन। कार्यकाल क्या था इसका? 1266 से 1286। अब यहां ध्यान रखिएगा, एक गयासुद्दीन बलबन है। कौन था, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग स्टोरी समझते हैं। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यापारी खरीद कर दिल्ली लाया था। क्या बताया मैंने कि गयासुद्दीन बलबन का नाम या गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यापारी खरीद कर दिल्ली लाया था। और जब दिल्ली लाया था तो इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया। और जब इल्तुतमिश ने खरीद लिया तो इल्तुतमिश ने इसे 40 गुलाम सरदारों के संगठन में शामिल कर दिया। जब मैंने आपको इल्तुतमिश का चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि इसने तुर्क-ए-चिहलगानी या चलीसा का गठन किया था, जिसमें उसके 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था। तो उस संगठन में यह बलबन भी था। अब ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे जब इल्तुतमिश की सत्ता समाप्त हो गई, फिर उसके बाद रजिया गद्दी पर बैठी, फिर उसके बाद जो है बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। तो इस बीच में जो है बलबन ने काफ़ी अपनी सोच को बढ़ाई कि यदि पद वंशानुगत चल रहा है और अगर अपनी पुत्री का विवाह हम नसरुद्दीन महमूद से कर देते हैं तो आगे आने वाले समय में नसरुद्दीन महमूद जब यहाँ का राजा बनेगा तो हम उसके ससुर बन जाएंगे। और जब ससुर बन जाएंगे तो आप जानते हैं, कॉमन सी बात है, आपकी शादी जिस भी लड़की से होती है, अगर वह लड़की अपने पिता को पापा कहती है तो आपको भी पापा कहना होगा। और अक्सर लोग कहते भी हैं। अगर आप गलती से बुढ़ऊ कह दिए तो हो सकता है कि शाम को खाना भी आपको ना मिले। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंपल सी बात है कि भाई जो पत्नी के, ठीक है, मामा हैं, पापा हैं, जो उनके लगेंगे वही चीज़ उसका पति भी उसको संबोधित करता है। तो अब बलबन एक गुलाम था। अब गुलाम से सीधे जो है कि ससुर बन जाएगा। अब तक जो है बलबन एक नौकर था, अब बलबन जो है अब्बू जान बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बलबन की यह तरकीब काफ़ी सफल हो गई। और जब नसरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो बलबन उसके समय में नायब के पद पर था। अब यहाँ एक प्रश्न का ध्यान रखिएगा कि नायब के पद का गठन कौन किया था? तो नायब के पद का गठन किया था बहराम शाह ने। और उस पर पहले नियुक्ति किसी की थी? तो उस पर पहले नियुक्ति की थी एतगीन की। और उस पद का सर्वाधिक उपयोग कौन किया था? तो बलबन किया था। बलबन कैसे किया था? बलबन 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक पूरे 20 साल तक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन उस नायब के पद पर था। मैंने उस समय आपको बताया था कि बलबन जो है, बहराम शाह जो है, जब इस पद का गठन किया था तो उस पद का गठन सुल्तान की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए किया गया था। अर्थात सुल्तान के न रहने पर नायब की ही पूरी जिम्मेदारी होती थी और नायब ही प्रशासन के हर सिस्टम को देखता था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बलबन जो है क्या किया? बलबन जब है यहाँ से खरीदा गया, फिर इल्तुतमिश के तुर्क-ए-चिहलगानी में शामिल रहा। धीरे धीरे वह नसरुद्दीन महमूद के समय में नायब के पद पर हो गया। और जब 1266 में अकस्मात नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई
तो बलबन उसका उत्तराधिकारी बन गया। बलबन क्या बन गया? बलबन उसका उत्तराधिकारी बन गया। और जब बलबन उसका उत्तराधिकारी बन गया तो तुर्क ए चिहलगानी ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि 40 गुलाम सरदारों में बहुत सारे सरदार ऐसे थे जो बलबन से योग्य थे, लेकिन रिश्ते की वजह से बलबन जो है उस गद्दी का दावेदार बन गया। और जब दावेदार बन गया तो तुर्क ए चिहलगानी या चालीसा ने इसका विरोध किया। और जब इसका विरोध किया तो क्या किया बलबन ने? उस तुर्क ए चिहलगानी या चालीसा का दमन कर दिया। क्या कर दिया? दमन कर दिया, अंत कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा, अब बलबन जब राजगद्दी पर बैठा तो बलबन के समय में हुआ क्या कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? ये क्या था? राजत्व सिद्धांत का मतलब कि बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा क्या होता है? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य न्याय संगत होता है, अर्थात राजा कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो बलबन ने स्वयं को निवायत ए खुदाई कहा। क्या कहा? निवायत ए खुदाई, अर्थात आप कह सकते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को निवायत ए खुदाई कहा? तो बलबन ने कहा स्वयं को निवायत ए खुदाई। अब इतनी बैकग्राउंड आप बलबन के बारे में जान गए कि बलबन ने क्या किया, कैसे किया। अब आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से पूरे बलबन की स्टोरी को समेट देते हैं। राशिद जी लोपान। अब यहां ना से हो गया नवरोज त्योहार। क्या हो गया? नवरोज त्योहार। पा से हो गया पेंशन योजना। लो से हो गया लौह रक्त नीति। जी से हो गया जिले इलाही। दा से हो गया दीवान ए अर्ज। सैन्य विभाग था। क्या था? दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग था। सा से आपका हो गया सिजदा एवं पाबोस। सिजदा एवं पाबोस। और रा से हो गया आपका राजत्व सिद्धांत। अब यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि बलबन पूरा इसी में टिका हुआ है और इसी पर हम पूरी व्याख्या कर देंगे जो आपको एकदम आराम समझ में आ जाएगी। और जो क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन आप ट्रिक को दिमाग में रखेंगे, डर से इसमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो तुरंत मार देंगे कि भाई किसका है? बलबन का है। आइए हम एक की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि राज से क्या है? राजत्व सिद्धांत है। जो मैंने अभी आपको बताया कि राजत्व सिद्धांत क्या होता है, बलबन इस सिद्धांत में कहता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा क्या होता है? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य न्याय संगत होता है, अर्थात राजा कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये था आपका राजत्व सिद्धांत। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन बलबन ने किया। क्या था इसमें? हमने आपको बता दिया। उसमें क्या कहा इसने? स्वयं को निवायत ए खुदाई कहा। क्या कहा? निवायत ए खुदाई कहा, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। अब ध्यान देंगे, दूसरा आपका है सिजदा एवं पाबोस। क्या है? सिजदा एवं पाबोस। ये क्या था भाई? सिजदा एवं पाबोस एक प्रथा थी जो पारसी रीति रिवाज पर आधारित थी। सिजदा का मतलब होता था कि सम्राट के सामने झुककर उसका अभिवादन करना, और पाबोश का मतलब होता था कि सम्राट के सामने लेटकर उसके चरणों को चूमना।
यह प्रथा जो है बलबन के समय में विद्यमान थी। आप कह सकते हैं कि पारसी रीति रिवाज पर आधारित एक प्रथा थी और सिजदा एवं पाबोस बलबन के समय में लागू थी। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका द है। द का मतलब दीवान ए अर्ज, सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां तक कि तो भाई बिहार पीसीएस में भी 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि दीवाने अर्ज, बिहार पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि दीवाने अर्ज क्या है। तो आप कह देंगे कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था या सैनिक डिपार्टमेंट था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट दम। दीवाने अर्ज वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दीवाने अर्ज क्या था, तो आप कह सकते हैं कि दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था या सैनिक डिपार्टमेंट था। अब ये जो दीवाने अर्ज था इसका प्रमुख कौन होता था, तो प्रमुख पूछा नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। कौन था? आरिज ए मुमालिक होता था। आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख होता था। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा आप इसमें कि आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख होता था, और यह क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही पूछेगा कि दीवाने अर्ज क्या है, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया, तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया। ठीक है, क्या था? सैनिक डिपार्टमेंट था। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब यहां ध्यान देंगे आप, आगे जो है तीसरा आपका है अगला जो आपका है चौथा, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही क्या है? बलबन ने जब अपनी शक्ति को समेकित कर लिया, बलबन ने जब अपनी शक्ति को समेकित कर लिया तो उसने जिल्ले इलाही की उपाधि को धारण किया। क्या किया? जिल्ले इलाही, या कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि जीतले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने धारण किया था। तो जिल्ले इलाही हो या जीतले इलाही हो, दोनों का मतलब वही है। और बलबन ने धारण किया था कब? जब बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित कर लिया तो बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि को धारण किया था। अगला है लौह रक्त नीति। ये भाई लौह रक्त नीति क्या थी? ध्यान दीजिएगा, बलबन के समय में जब कोई व्यक्ति, बलबन के समय में जब कोई व्यक्ति उसके समय में विद्रोह करता था, अर्थात बलबन के समय में जब कोई व्यक्ति उसका विद्रोह करता था तो बलबन उसे परास्त कर उसकी हत्या कर देता था और उसके पत्नी एवं बच्चों को दास बना लेता था। यह नीति उसकी कठोर लौह रक्त नीति के नाम से जानी गई। किसी छोटी मोटी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि खून के बदले खून। ठीक ना? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब बलबन क्या करता था कि अगर उसके समय में कोई विद्रोह किया तो उस विद्रोही को मारकर उसके पत्नी एवं बच्चों को दास बना लेना, बलबन की यह नीति कठोर लौह रक्त नीति के नाम से जानी गई। आगे आपका है पेंशन योजना। क्या भाई? आगे है पेंशन योजना। ध्यान दीजिएगा, बलबन के समय में जो सैनिक बुढ़े हो गए थे, बलबन ने उन्हें पदमुक्त कर दिया। क्या कहा मैंने? बलबन के समय में जो सैनिक बूढ़े हो गए थे, बलबन ने उन्हें पदमुक्त कर दिया और उन्हें पेंशन देने की योजना शुरू कर दी कि चलो भाई इनको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो बलबन उनको पेंशन देने लगा। तो पेंशन की योजना किसने शुरू की? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। आगे आपका है ना फॉर नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार से एक चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकालीन भारत में नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा किस सुल्तान के द्वारा शुरू की गई, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई। ध्यान दीजिएगा, नवरोज त्योहार जो है ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक त्योहार था और यह जिस प्रकार से ईद का त्योहार होता है लगभग उसी प्रकार का एक त्योहार था। अर्थात इस त्योहार के दिन लोग क्या करते थे? नए नए वस्त्र को पहन करके और अच्छे अच्छे पकवानों को खाते थे या स्वादिष्ट व्यंजनों को बना करके उसको खाते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। ये था आपका नवरोज त्योहार। तो नवरोज त्योहार का क्वेश्चन यही नहीं खत्म होता है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है नवरोज त्योहार से, तो सबसे पहली चीज कि नवरोज त्योहार जो है यह बलबन के समय में शुरू हुआ, फारसी रीति रिवाज पर आधारित त्योहार था। तीसरी खास बात कि इस नवरोज त्योहार को आपने जहांगीर का नाम सुना होगा या आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जिसे सलीम के नाम से भी जानते हैं। यह जहांगीर क्या किया था? इसी नवरोज त्योहार के दिन मेहरू निशा को देखा था। किसे देखा था? मेहरू निशा को देखा था और इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के इससे विवाह कर लिया था। अर्थात उसी त्योहार के दिन जो है
यह उसको देखा था। यह भी ठीक ठाक वस्त्र पहन करके और उपवन में घूम रही थी और सलीम की दृष्टि इस पर पड़ी, जहांगीर की दृष्टि इस पर पड़ी, तो उसके बाद वह उसके सौंदर्य से मुग्ध हो गया और उससे विवाह कर लिया। तो दूसरा आपका जो है जिक्र यहां मिलता है। तीसरा जिक्र जो आपका मिलेगा वो मिलेगा औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय मिलेगा। औरंगजेब ने क्या किया? सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना, नवरोज त्योहार मनाना, इन तीनों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नवरोज त्योहार से क्वेश्चन पूछेगा, मध्यकालीन भारत में किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरू किया गया। किस, ठीक है, रीति रिवाज पर आधारित था, पारसी रीति रिवाज पर आधारित था। और जब पूछेगा कि किसने जो है, किस बादशाह ने इसी त्योहार के दिन मेहरुनिसा से प्रसन्न होकर के विवाह किया था, तो कहेंगे जहांगीर ने किया था। किस बादशाह ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना और नवरोज त्योहार मनाना, तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये रहा आपका गयासुद्दीन बलबन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसके जो आगे का टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम बलबन के दोनों पुत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में कैकुबात एवं क्यूमर्स का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हमारा गुलाम वंश एंड हो जाएगा। क्योंकि एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, अभी हम बलबन की स्थापत्य कला को छोड़ रहे हैं और बलबन की स्थापत्य कला को भी हमें पढ़ना है। एक सरसरी निगाह से हम आपको हिंट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है, यह भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में बना एक मकबरा है। ध्यान दीजिएगा, जो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है, यह भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का पहला मकबरा है। तो गयासुद्दीन ने जो है अपना मकबरा बनवाया था और शुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का यह पहला मकबरा है। कहाँ है? दिल्ली में है। और दूसरी खास बात कि बलबन ने दिल्ली में एक लाल महल का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? दिल्ली में एक लाल महल का निर्माण करवाया था। कालांतर में आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसी में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। पुनः तो यहां ध्यान देंगे आप कि अगर स्थापत्य कला से क्वेश्चन इसमें जुड़ेगा तो शुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का पहला मकबरा किसका है? तो गयासुद्दीन बलबन का है। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे बलबन ने करवाया था। तो यहां तक इसकी स्थापत्य कला भी कंप्लीट हुई। और आप ध्यान देंगे कि आगे हम 1286 में जब आप देखेंगे तो 1286 में अचानक जो है मंगोल सेना से घिर जाने के कारण इसका पुत्र मोहम्मद मारा गया था और बलबन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। और जब बर्दाश्त नहीं कर सका तो 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस कहानी को हम नए सिरे से जोड़ करके आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।